Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Aiza Freelancing Wali and I am a level 1 student at Rehan School, Islamabad, Marako campus. So today I am here with a new guest. New guest name is Haroon Wala. So आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे. So सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर हरून, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इंटरव्यू के लिए वक्त निकाला. हमें उम्मीद है कि आज के हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग होगी. सो अस्सलाम वालेकुम सर हरून, कैसे हैं आप? सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, सॉरी, आवाज़ बीच में गायब हो गई आपकी। अभी जो है आवाज़ आई है दोबारा से। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आइज़ आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सो आप सबसे पहले अपना शॉर्ट से तारुफ करवा दें हमारे व्यूवर्स को. अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद हारून AI वाला है और मैं रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ बाय प्रोफेशन। तो ये मेरा शॉर्ट सा तारुफ है। मैं कोयटा में रहता हूँ, बलूचिस्तान के शहर कोयटा में। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया. सो सर, मैं आपसे फ़र्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं, क्वेटा में ज़िंदगी गुजारने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? कोयटा में ज़िंदगी गुजारने का बहुत अच्छा तजर्बा रहा। कोयटा की बहुत सारी खसूसियात हैं। जैसे कोयटा में हमारे पास 4 मौसम हैं। यहाँ पे हमें सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा और बहार 4 मौसम देखने को मिलते हैं। और कोयटा के फल बहुत मशहूर हैं। यहाँ पे बहुत सारे फल ऐसे हैं कोयटा के जो यहाँ के अपने हैं। जैसे सेब हो गया और जरदालू हो गया, आड़ू यहाँ पे होता है, बादाम, पिस्ता ये भी होता है यहाँ पे, इंजीर, बहुत सारे फ्रूट्स हैं कोयटा के अपने। इसके अलावा कोयटा की आबो हवा बहुत अच्छी है। कोयटा का वेदर बहुत अच्छा है। कोयटा के लोग भी अच्छे हैं। बस ये है कि अनफॉर्चुनेटली कोयटा के हालात जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी होती है। ओके, सो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग चुनने की वजह क्या थी? चुनने की वजह क्या थी कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को क्यों सेलेक्ट किया? अच्छा, जिस टाइम पे मैंने FSC की तो 2012 में मैं FSC कर रहा था। तो वहाँ पे आपके पास चॉइस होता है कि आप किसी भी एक साइड को चुन लें। यानी अगर आप बायो को चुनते तो आप डॉक्टर वाली साइड पे जाते हैं। डॉक्टर बनना अगर आपको होता है तो बायो आप सिलेक्ट करते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो आपको मैथ सिलेक्ट करना होता है। तो वही से ये सफ़र शुरू हुआ मेरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, कि वहाँ पे मैंने प्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया था, जिससे फिर मैंने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जो है उसमें मैंने अपनी स्टडी जारी रखी। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में जब मेरी एडमिशन हो रही थी तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे ये था 2012 में। अभी आज से 2012 मेरे ख्याल से बहुत पुरानी बात है ना। तकरीबन कोई 14 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे कंप्यूटर नया-नया, हमें ऐसा लगा कि नया-नया कंप्यूटर से हमें हमारी इंट्रोडक्शन हो रही थी, और मार्केट में नया-नया आया तो लोग कंप्यूटर का यूज़ करने लगे थे। तो हमें एक तजस्सुस थी कि ये कंप्यूटर यूज़ कैसे होता है और इसके ज़रिए क्या-क्या काम होते हैं, कौन से गेम्स होते हैं। तो एक तजस्सुस थी जिसकी वजह से फिर मैंने इस साइड पे एडमिशन लिया, और आगे चल के हमें समझ आया कि कंप्यूटर जो है वो क्या है और हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं कंप्यूटर के। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ।
ओह दैट्स वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि बचपन में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? बचपन में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो इस्लामियात था। उसमें ये होता था कि हमें अ, वाक़यात जो सुनने को मिलते थे। कभी कभार इस्लामियात की जो बुक्स है उसमें सहाबा के या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कॉल्स थे, तो वो मुझे पसंद था। ओह दैट्स ग्रेट। सो सर आप मुझे ये बताएं कि टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी कब और कैसे पैदा हुई? टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी मेरी 2012 के बाद, जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो उसके बाद फिर शुरू से ही कंप्यूटर से इंट्रोडक्शन हुई और उसके बाद कंप्यूटर यूज़ करने का मौका भी मिला। तो यूनिवर्सिटी में मैं जब बीएस कर रहा था कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो मुझे मेरी तजस्सुस जो है वो भी एक्सप्लोर हो रही थी और मैं कंप्यूटर को करीब से जानने लग गया। तो मेरा वो जो कंप्यूटर के साथ एक सफ़र शुरू हुआ, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। ओह दैट्स ग्रेट। सो सर आप मुझे ये बताएं कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से क्या सबसे अहम चीज़ सीखी? अच्छा, इससे पहले तो ऐसा था कि हम कंप्यूटर को ज़्यादा जानते भी नहीं थे और कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था और कंप्यूटर के बारे में पता भी नहीं था कि ये कौन-सी डिवाइस है और कैसे काम करती हैं। तो जब मेरा बीए स्टार्ट हुआ, हमने कंप्यूटर के बारे में स्टडी की, शुरू से लेके जो भी उसकी बेसिक्स थी कि पहले कंप्यूटर जो है एक बहुत बड़े साइज़ का होता था, एक कमरे के साइज़ का होता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसका साइज़ जो है जैसे ही तरक्की होती गई तो कंप्यूटर का साइज़ जो है छोटा होता गया। अभी तो हमारे पास ऐसे समझ लें कि एक लैपटॉप की शक्ल में या मोबाइल की शक्ल में हमारे पास ये अवेलेबल है। तो वहाँ से मतलब हमें कंप्यूटर का पता चला और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम कौन-कौन से काम कर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि प्रोग्रामिंग या कोडिंग, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ गेम्स बना सकते हैं। कोडिंग की यूज़ करते हुए जो भी प्रॉब्लम आपके सामने होती हैं या माशरे में आप कोई भी प्रॉब्लम देखते हो, तो कोडिंग के ज़रिए उसका सॉल्यूशन, अ, उसका कोई सॉफ्टवेयर बना के, एप्लीकेशन बना के आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता चली तो हमें कंप्यूटर से फ़ायदा बहुत फ़ायदा पहुँचा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सो सर आप मुझे ये बताएं कि एआई की फील्ड में आपकी दिलचस्पी कैसे शुरू हुई? अच्छा, एआई, सर रेहान अल्लाह वालों को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे ख़्याल से कि 2014-15 से जानता हूँ शायद। उस टाइम पे फ़ेसबुक पे मैं उनको फ़ॉलो करता था। तो उनका एक था वन लैपटॉप पर पाकिस्तानी, इस तरह का कोई प्रोग्राम था। जैसे आजकल वो इमरजेंसी एआई कोर्स या डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। तो वो एक उनका प्रोग्राम चल रहा था जिससे मैंने उन्हें फ़ॉलो किया था और उनका उस टाइम पे ये भी एक प्रोग्राम चल रहा था कि आप मेरे फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड लिस्ट जो है, उनमें से फॉरेनर फ्रेंड्स बनाओ। ये भी एक उनका इस तरह के था। तो उस टाइम से मैं जानता हूँ रेहान साहब को, मैं फ़ॉलो करता था और की जो भी वीडियोस थी अक्सर मैं देखता रहता था। तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि रेहान साहब कौन है और क्या करते हैं। फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया तो रेहान साहब की वीडियोज़ ही देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो आया है और ये एक नई चीज़ है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और इल्म जो है या फिर टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो वही वीडियोज़ देख के फिर अपनी रिसर्च भी की। तो उस हवाले से मुझे ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा चेंज ये आ गया है 2023 में इसकी, ऐसा समझ ले, फर्स्ट टाइम हमें ये पता चला था कि 2023 में वो चैट जीपीटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उससे ये था कि मेरी दिलचस्पी इस चीज़ के बारे में बढ़ी
کہ اس کی طرف آنا چاہیے اور اس کے بارے میں جو بھی ہے وہ سیکھنا چاہیے. بس تبھی سے میں نے وہ اس ٹائم پہ پھر ریحان صاحب نے ایک کورس لانچ کیا ٹیچر ٹریننگ. تو اس میں پھر ایڈمیشن لیا. اس سے پھر مزید سیکھنے کو ملا کہ ہم اے آئی کو یوز کرتے ہوئے کیا کیا کر سکتے ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، پکچرز بنا سکتے ہیں، پوسٹر بنا سکتے ہیں اور سانگس کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جان کے بہت اچھا لگا. آ، اور یہ دیکھ کے اس کو استعمال کر کے زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو فار ایگزامپل اگر کوئی پوسٹر کریٹ کرنا پڑتا پہلے، تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی، فوٹو شاپ سیکھنا ہوتا ہے یا پھر کوئی دوسرا اس طرح کا پروگرام. اب یہ آپ ایک پرومپٹ پہ پوسٹر بھی کریٹ کروا لیتے ہو اور اپنی مرضی کا بھی ایک کریٹ کروا لیتے ہو، اس میں چینجز بھی کر سکتے ہو آپ. تو بہت زیادہ آسانی ہوگی اے آئی کے آنے کے بعد. جی جی سر، بالکل ایسا ہی ہے. سو آپ کے نزدیک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مستقبل کیا ہے؟ میرے نزدیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی تو فیوچر ہے. جیسے بہت ساری چیزیں جب آئی تو ماضی میں جو چیزیں تھیں وہ بیکار ہو گئی. اس کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کیلکولیٹر کے آنے کے بعد آ، وہ جو مینولی لوگ حساب کتاب کرتے تھے ان کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو گئی. کیوں؟ کیلکولیٹر آ گیا. ہم جو بھی حساب کتاب کرتے ہیں وہ جلدی سے کیلکولیٹر سے ہو جاتا ہے. اسی طرح اے ٹی ایم کے آنے کے بعد جو ہے لوگ چیک میں لین میں لگ کر چیک کیش نہیں کرتے، وہ اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں. ابھی تو بلکہ اسمارٹ بینکنگ آ گئی ہے کہ آپ موبائل سے ہی پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہو اگلے انسان کو. تو اس سے یہ ہو گیا کہ وہ جو پرانا ایک نظام تھا، جو چیک کے ذریعے جو اماؤنٹ کیش ہوتی تھی اور لوگوں کو لائن میں لگنا پڑتا تھا، اس کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مینولی ہم بہت سارے کام خود کرتے ہیں، وہ اے آئی کر سکتا ہے اور بہت جلدی کر سکتا ہے انسان سے، کیونکہ وہ اسمارٹ ہے. تو ان چیزوں کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو گئی. اگر ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں گے ان چیزوں کے پیچھے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو اب بھی جو ہے میمورائزیشن کا جو دور ہے وہ چلا گیا. یعنی ریحان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ علم کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب بھی پریکٹیکل جو کریٹو بندہ ہے، جو پریکٹیکل ورک کر سکتا ہے اے آئی کو یوز کرتے ہوئے، وہ کچھ کریٹو کر سکے، اسی کی ویلیو ہے. اور اے آئی کو بہترین استعمال کر سکے، اس انسان کی ویلیو ہے. تو ہمیں خود بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اے آئی کو بہترین کیسے استعمال کر سکیں. ہم تو ابھی ایسا سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت اے آئی کو ہم 10% بھی یوز نہیں کر سکتے. ہم ایک پرومپٹ دے کے پکچر جنریٹ کروا لیتے ہیں یا پھر چھوٹی موٹی ویڈیو. حالانکہ لوگ اسے استعمال کر کے بہت زیادہ فائدے اٹھا رہے ہیں. کوڈنگ اس سے ہوتی ہے، ویب سائٹس بنتے ہیں، سافٹ ویئرس بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں، وہ بھی اے آئی کے ذریعے جو ہے ممکن ہے. تو ہمیں اس اس طرف آنا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے. جی جی سر، بالکل ایسا ہی ہے. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریحان اسکول ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں شامل ہونے کا فیصلہ کیوں کیا آپ نے، اور کیسے آئیڈیا آیا آپ کو؟ ریحان صاحب نے جیسے ہی ٹیچر ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے آئی کے بارے میں ہمیں سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے جو ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے اور دنیا ساری اے آئی کی طرف ہی جا رہی ہے. تو اس میں وہ لوگ جو ارلی ایڈپٹرز ہوں گے، جو پہلے پہلے یہ چیز سیکھیں گے، تو وہ خود بھی قیمتی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اے آئی کو سیکھنے کا علم آ جائے گا، اس لیے وہ قیمتی ہو جائیں گے. اور وہ پھر یہ ہے کہ مطلب ان کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس سلسلے میں پھر ہم لوگوں نے ٹیچر ٹریننگ بوٹ کیمپ جوائن کیا. اور جب ہم نے زوم کے ذریعے کلاسز لی تو ہمیں بہت انٹرسٹنگ لگا، کیونکہ یہ تھوڑا چینج تھا. جو بھی ہماری روایتی تعلیم ہے اس سے ہٹ کرتا ہے. یہاں پہ ہم پریکٹیکلی کرتے تھے، سافٹ ویئر کو یوز کر کے ایک نئی چیز بناتے تھے.
जी, जी सर, ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएँ टीचिंग और इंजीनियरिंग को साथ मैनेज करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? टीचिंग, वो कोर्स तो मेरा चल रहा है टीचर ट्रेनिंग वाला, वो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। उसमें ये है कि बहुत सारे टास्क मैंने किए हैं और बहुत सारे जो है वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। जैसे कि मेरा इंटरव्यूज़ मेरे बाकी हैं, और टेडेक्स टॉक कुछ जो है उन पे वीडियोस बनाना वो बाकी है मेरा। तो टीचर ये जो टीचर ट्रेनिंग रेहान स्कूल का जो कोर्स है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ये है कि मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। और इसमें ये है कि मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू के ज़रिए। इससे ये होता है कि आपका एक सर्कल भी बिल्ड होता है, और उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी, कैमरे के सामने आके बात करना जो है, ये आपके लिए ईज़ी होता है। तो इससे ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्ड हो जाता है। और इंजीनियरिंग का आपने सवाल किया, इंजीनियरिंग तो उससे ये है कि मेरा अच्छा ख़ासा बैकग्राउंड बन गया है। अभी ये है कि मुझे कंप्यूटर चलाने में या कंप्यूटर समझने में, क्योंकि मेरा फ़ील्ड ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो उससे मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्यूटर से जो है वो दोस्ती हो गई, ऐसे समझ लें। ओह दैट्स ग्रेट। सो सर आप ये बताएँ कि आपके नज़दीक एक अच्छा टीचर किन क्वालिटीज़ का मालिक होता है? एक अच्छे टीचर में रेहान साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि सबसे पहले तो एक अच्छे टीचर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उस के टीचर और स्टूडेंट के माबैन हमेशा एक ऐसा रिश्ता होता है कि हम रिस्पेक्ट में जो है वो टीचर से थोड़ा थोड़ा डर भी रहे होते हैं। हमारे रिवायती जो टीचर होते हैं, हम भी स्टूडेंट्स मतलब गुजरे हैं, तो हम अपने टीचर से थोड़ा थोड़ा डरते भी थे कि टीचर नाराज़ ना हो जाए। इस ये बात अगर मैं कहूँगा तो ऐसा ना हो कि उनका रिएक्शन नाराज़गी वाला ना हो। तो एक अच्छे टीचर की पहचान ये होनी चाहिए कि उसके स्टूडेंट को सबसे पहले उससे डर नहीं लगना चाहिए, ताकि इससे ये होगा कि वो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन करना चाहे वो करे। जब हम क्वेश्चंस करते हैं या गलतियाँ करते हैं, तो उससे हमें सीखने को मिलता है। जैसे टेडेक्स टॉक थी एक टीचर ट्रेनिंग में हमारी, सुगाता मित्रा। सुगाता मित्रा ने ये कहा कि हम जब गलतियाँ करते हैं, तो उससे ये होता है कि हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और अगर हम गलतियाँ करना छोड़ दें, तो इससे हमारी क्रिएटिविटी का एक जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी का एक मादा होता है, वो मर जाता है। अगर हम हर चीज़ के डरते रहे और नए तजर्बात ही ना करें, तो हमारी अंदर जो है वो क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर टीचर से स्टूडेंट डरेगा, तो वो नई चीज़ें ट्राई नहीं करेगा, या नई बातें जो उसके ज़हन में आ रही है वो टीचर के सामने करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो डर नहीं होना चाहिए, बाकी कोऑपरेटिव होना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन करे उसे तसल्ली से प्यार के साथ कंप्लीटली समझाना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए टीचर में। जी, जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल का सबसे यादगार लम्हा कौन-सा रहा आपका? रेहान स्कूल का तो हर लम्हा ही यादगार होता है। सबसे पहले जब मैंने सॉन्ग क्रिएट किया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया था। फ़ोटो एडिट या पोस्टर बनाना तो फिर भी हम कैनवा के ज़रिए कर लेते थे या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए। लेकिन सॉन्ग क्रिएशन जो है ये एक बिल्कुल अ, नई चीज़ थी हमारे लिए। जब हमारी टीचर हमें समझा रही थी कि ऐसे आप सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो, तो पहली दफ़ा जो सॉन्ग क्रिएट हुआ था वो बहुत अच्छा लगा था। एक यादगार लम्हा उसे कह सकते हैं।
ओह दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। सो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, आप मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं? स्टूडेंट को मोटिवेट जब जब स्टूडेंट ट्राई करेगा, नई नई चीज़ें ट्राई करेगा, उससे ये है कि मोटिवेशन खुद ब खुद आएगी। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो आपको दो चीज़ों में मेरे हिसाब से मिलती हैं। जब आप इंटरव्यू करते हो किसी अनजान इंसान का, उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलती है, क्योंकि आप क्वेश्चंस करते हो लगातार। और एक कम्युनिकेशन जब आप एक अनजान बंदे के साथ करते हो तो आपकी अंदर की जो हिचकिचाहट है वो ख़त्म हो जाती है। और ये बार बार करने से जो है बंदा जो है पॉलिश हो जाता है। तो और दूसरा ये कि टेडेक्स टॉक पे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी मेरे ख्याल से नॉलेज मिलती होगी, क्योंकि टेडेक्स टॉक एक ऐसा टॉपिक है कि वहाँ पे दुनिया के सारे तजर्बाकार इंसान जो हैं वो अपना रिसर्च जो है वो शेयर करते हैं। तो आप जब भी वो वीडियो देखते हो, एक तो वो इंग्लिश में होती है, तो आपकी इंग्लिश की लिसनिंग और स्पीकिंग और वोकेबलरी वो सारी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आप जब बार बार सुनते हो तो आप आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। और फिर जब उसे आप अपनी वीडियो में उसका रिव्यू करते हो अपनी वीडियो में, तो आपको बहुत ज़्यादा गौर से वो देखना पड़ता है ताकि आपको पॉइंट्स याद रहें। इससे ये है कि आपकी सलाहियत बढ़ जाती है। एक तो आप चीज़ों को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हो, और दूसरा ये कि आप चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये टिप्स और ट्रिक्स है कि आप जब टेडेक्स टॉक्स और इंटरव्यूज़ करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ओके दैट्स ग्रेट। सो सर आप मुझे ये बताएं कि आज के स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है? आज के स्टूडेंट के लिए तो टेक्नोलॉजी मस्ट है। जैसे हमारे लिए खाना पीना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। तो माशरे में सरवाइव करने के लिए आप टेक्नोलॉजी जो है मस्ट है। स्पेशली एआई का यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि ये है कि इससे बंदा स्मार्ट भी हो जाता है। स्मार्ट वर्किंग जो है वो एआई के ज़रिए आती है उससे। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। इसके अलावा आप कुछ बड़ा कर सकते हो एआई को यूज़ करते हुए। आप कुछ बड़ा कर सकते हो, जैसे कि फिज़िकली कुछ बड़ा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आप बहुत कुछ सोच सकते हो, वेबसाइट खड़ी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप ये बताएं कि आपके नज़दीक ऑनलाइन लर्निंग का क्या फ़ायदा है? ऑनलाइन लर्निंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले हमारा ये है कि इसमें हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। अगर हम ऑन साइट कहीं पे जाते तो आजकल के ट्रैफिक और जैसे कि आपको पता है कि फ्यूल के जो मसले चल रहे हैं। फ्यूल एक तो आपको मिलता है 400 रुपये पर लीटर तकरीबन। उसके अलावा जब आप जितना भी कम यूज़ कर लो तो आपको दिन के 1000 2000 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं कहीं भी आने जाने में। ऑनलाइन लर्निंग में ये है, या ऑनलाइन कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने में, कि आपको वो टाइम जो है वो भी बच जाता है, वो फ्यूल भी आपका बच जाता है। और इसके लिए ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ती। अगर आप ऑन साइट कहीं पे जाते हो तो आपको कपड़े भी नए या साफ़ सुथरे या ऐसा समझ ले बदलने पड़ते हैं और तैयारी करनी पड़ती है, ताकि आप वहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक हो। और ऑनलाइन में इतना नहीं करना पड़ता, नॉर्मल से आप स्क्रीन पे आ सकते हो, अपना जो भी है वो काम वो कर सकते हो। तो एक तो ये है, और दूसरा आपका टाइम भी बच जाता है, आपके फ्यूल के चार्जेस। और ऑनलाइन फिर ये भी है फ़ायदा कि आपको अगर कहीं पे आपने टाइम फिक्स किया है 4 बजे का और आपको वहाँ पे पहुँचना है, तो ट्रैफिक के हालात देख के आपको वहाँ पे अपनी साइड पे पहुँचने के लिए अगर 15 मिनट का रास्ता है तो आपको 30 मिनट पहले निकलना होगा। फिर भी इसकी ये चांसेस है कि आप
لیٹ ہو جاؤ یا پھر ٹائم پہ پہنچو. تو بہت جی. سارے یہ فائدے ہیں آن لائن ارننگ کے لرننگ کے. اوکے. سو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی ایجوکیشن کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اے آئی ایجوکیشن کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے؟ اے آئی ایجوکیشن کو بہترین بنا رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا بہت ساری چیزیں جو ہم پہلے نہیں کر سکتے تھے، اے آئی کے ذریعے جو ہے وہ ہم منٹوں میں کر لیتے ہیں. آ، کوئی بھی کنٹینٹ رائٹنگ یا کوئی بھی اسکرپٹ آپ نے لکھوانا ہو، پہلے آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا تھا، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، اور پھر بھی جو ہے ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے تھے کسی ایک ٹاپک پہ. اب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اگر کسی اور سے نہیں پوچھ سکتے تو چیٹ جی پی ٹی پہ آپ لکھ سکتے ہو کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. وہ آپ کو ایک مسئلے کے 10 آئیڈیاز دے دے گا سولوشن کے، 20 بھی دے دے گا، 100 بھی دے دے گا. تو اے آئی جو ہے وہ لرننگ پہ بڑا اچھا اس کا امپیکٹ ہے. ایفیکٹس اس کے یہ ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو گئی ہیں. مجھے بہت ساری چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، میرے ذہن میں کویسچنز ہوتے تھے تو اور میں یہ بھی کویسچنز ہوتے تھے کہ یہ کویسچن میں پوچھوں کس سے. ابھی اے آئی کے آنے کے بعد جو ہے کوئی کویسچن ہی ذہن میں نہیں ہو، جو بھی کویسچن آتا ہے ساتھ ہی ساتھ پوچھ لیتے ہیں، اس کا جواب مل جاتا ہے. تو یہ لرننگ ہمارے لیے آسان بھی ہو گئی ہے. اور اور یہ ایک ایسا ٹیچر ہے جو آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولتا، جو مطلب اس کی نالج میں ہوتا ہے صحیح وہی آپ کو بتاتا ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، جتنا بھی وہ علم حاصل کر لینا، پوری دنیا کا علم وہ ایک انسان حاصل نہیں کر سکتا. یہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹیچر آ گیا ہے جس کے پاس جو ہے جس کی میموری جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، پوری دنیا کا علم جو ہے اس میں ہے. تو لرننگ ہماری بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے. جی جی سر، بالکل ایسا ہی ہے. سو ہمارے انٹرویو کا ٹائم اینڈ ہو چکا ہے. لاسٹ میں آپ کو ایڈوائس دینا چاہیے؟ آپ کی آواز کٹ رہی، کائنڈلی ریپیٹ کیجیے. سر میں یہ کہہ رہی ہوں انٹرویو کے لاسٹ میں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جی جی بالکل. ایڈوائز میری طرف سے تو یہ ہے کہ جو بھی آج کل ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو ریحان صاحب آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ایک چینل بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ ہمارے ٹائم میں یہ تھا کہ ہم جب آپ کی ایج کے تھے تو ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی موجود نہیں تھی. ہم نارمل جیسے اسکول ہوتے ہیں اسی میں پڑھے ہوئے ہیں. اور اس ٹائم پہ اے آئی بھی نہیں تھی، اس ٹائم پہ یہ اسمارٹ اسکولز بھی نہیں تھے، اور اس ٹائم پہ جیسے ہمارے ریحان اسکول کا ایک ویژن ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے ساتھ ایک والا لگانا ہوگا، وہ ایک لیڈرشپ کا ویژن ہے. یہ ہمارے اسکولوں میں ہمیں نہیں سکھایا گیا. تو آپ لوگ بہت لکی ہو کہ آپ لوگوں کو ریحان اسکول جیسا ادارہ ملا ہے، اور آپ لوگوں کی ایج بھی اس چیز کو میچ کرتی ہے. تو آپ لوگوں کے پاس موقع بھی ہے سیکھنے کا، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہے. اس کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ بہت آگے جا سکتے ہو. تو اس موقع کو، اس اپرچونیٹی کو زیادہ سے زیادہ کیش کرو. اور ریحان اسکول میں آپ کو جو بھی کیریکولم پڑھایا جا رہا ہے، آپ کوشش کرو اس سے زیادہ جو ہے اس میں آگے بڑھو. یعنی اگر آپ کا ایک بک ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا ختم ہو جاتا ہے تو تیسرا. اپنے ٹاسک جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ وہ کیا کرو. جی تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا اتنا پریشیس ٹائم ہمیں انٹرویو کے لیے دیا. سو آپ نے اتنی ہمارے ساتھ قیمتی باتیں شیئر کی ہیں. آپ کو تجربات اور خیالات یا ہمارے ویورز کے لیے بہت مفید رہیں گے. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا سر. سو ویورز، یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ. امید ہے آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں اپنے کسی گیسٹ نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.